किसी की बेटी दुखी ना रहे, दहेज के पीछे मारी ना जाए। मेरे तन्नों की आरती भी यही सूठी मेरी बेटी की। देखिए, दहेज बेसिकली लस्ट फॉर मनी है, इजी मनी है। आंसू निकल जाते हैं। बेटी की याद आती है। ये घर न तेरा, वो घर न तेरा, पराई थी तू तो पराई रहेगी, पराई थी तू तो पराई रहेगी। चार सितंबर 2021 में ही मेरी मॉर्निंग में बात हुई थी दीदी से। तो वो ये कह रही थी कि आप आ जाओ, यहाँ पे ना बार बार ही पैसों को लेके डिमांड कर रहे हैं ये लोग, तो आप आ जाओ एक बारी और बात कर लो इनसे। मैं ऑफिस के लिए चले गया। 10 बजे करीब मम्मी के पास दोबारा से कॉल आता है कि मम्मी आप आ रहे हो या नहीं आ रहे। उसके बाद से दीदी का फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। फिर बेटी ने मुझे बुलाया, बोली पापा ऐसे ऐसे भैया का फ़ोन आया था कि दीदी घर पे आई है क्या। मैं कहा क्या हुआ, कि बिचौलिया का फ़ोन आया, बोला कि सपना क्या तुम्हारे घर गई है। फिर दोबारा फिर उसने फ़ोन किया कि सपना ने कुछ खा लिया है, वो घर से बाहर निकल गई। मैं इतना सुन के मैं उस बेटी की ससुराल की तरफ चल पड़ा। इतने में बिचौलिया मेरे घर पे आ जाता है। मेरी पत्नी, मेरी छोटी बेटी नेहा से आके कहता है कि तुम्हारी बेटी सपना जो है कि महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल में एडमिट है। अगस्त्यन हॉस्पिटल में पहुंचे, वहाँ मेरी बेटी नहीं दिखाई। मुझे सामने लड़का देखा। मैंने कहा तुझे बाइक चेन चाहिए थी तो मुझे एक बार बोलता कि मुझे मम्मी चाहिए चाहिए, तो मैं तुरंत तुझे देते निकाल के। तूने मेरी बेटी कैसे मारी है। बस वहाँ पर मैंने एक थप्पड़ मारा, इन लोगों ने फिर तुरंत ही अपने कब्जे में कर लिया। मेरी बेटी अगर फांसी लगाई होती तो फांसी लगाने वाले की जीभ निकल जाती, बाहर निकल जाती, हाथ की मुट्ठियाँ ऐसी खुल जाती हैं। मेरी बेटी की ऐसी दोनों मुट्ठियाँ बनती हैं ऐसे करके। बड़ी मुश्किल से उसकी मुट्ठी खुली, दोनों हाथ से जब खोली तब एक मुट्ठी खाली थी, एक में 10 रुपये का सिक्का निकला। वहाँ से हमारे यहाँ तक आने का मात्र 10 रुपये का रिक्शा किराया लगता था। मेरी बेटी वहाँ से निकल रही होगी और इन्होंने निकलने का मौका नहीं दिया मेरी बेटी को, उससे पहले ख़त्म कर दिया। हाँ, कहाँ पे हो? मैं अस्पताल पहुँच रहा हूँ। अस्पताल को क्या हुआ, क्या सही से बताओ। सही बता रहा हूँ बेटा, लड़की खत्म हो गई, उसे उठा लिया। कोई लास्ट टाइम बात हुई थी, बड़े प्यार से बोला था उसने। उसने बोला था भाई खाना खा लिया या नहीं खाया, बस वो लास्ट शब्द थे उसके। क्यों मारी है मुझे ये तो बता दो, क्यों मारी है, बस कौन सी गलती थी इतनी बड़ी। लेकिन वो एक नोट छोड़ के गई थी, अगर मेरी मृत्यु कैसे भी होती है तो मेरी सास, ससुर और मेरा पति मेरी मौत के जिम्मेदार होंगे। 2022 में 6000 से ऊपर डाउरी डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं। उसके बाद का डेटा भी नहीं है, इनफॉर्मल डेटा है, डेटा तो कोई भी पार्लियामेंट में पेश नहीं हुआ है। 8000 से ऊपर का केस है 2023 का। आर्थिक रूप से कमज़ोर तबके हैं, जो कम्युनिटीज़ हैं, उनके अंदर ये ज़्यादा होती है और रिपोर्टिंग भी वहीं से ज़्यादा होती है। मेरी तन्नू से बात हुई है। मैं कल बेटा कहा बात है, कल मम्मी कुछ ना। मैंने कि तू बता तुझे कहा बात है, मैं आ रही हूँ। ना
तू आइए मत, जब मैं फ़ोन करूँ तू जब आइए। फिर रात को 2:19 पर फ़ोन आता हो, 2:19 में सिरानी मेरा फ़ोन लगा है। तो जो ये सोनी नाम का है जो ये, इसने फ़ोन किया मेरे पास। जो यूँ कहिए वक्त जेठ ने कि हम यहाँ हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, तन्नू ने फांसी लगा ली। मैं कहने लगी, मैंने कि मेरी तन्नू से बात करवाओ, नुक बेहोश है बात नहीं करेगी, मैंने कि मेरी बात करवाओ। उन्होंने इतना बोल के फ़ोन काट दिया। फिर 10 मिनट हुई नहीं है, इतने फ़ोन वो पे उल्टो आ गो है, मुझे तन्नू ख़त्म हो गई है। बड़े पिताजी हैं हमारे, इन्होंने हमारे पास फ़ोन करा। हमारा घर थोड़ा सा बाहर है तो हम वहाँ से आए। फिर हमने फ़ोन करा कि क्या हो गया अनु, ऐसे ऐसे तन्नू ने सुसाइड कर लिया है। तो हमने बोला कि आप इतने हम नहीं आ जाए, इतने आप कुछ मत करना, बॉडी को देह संस्कार मत करना, इतने हम नहीं आ जाते। हम जो 3:19 बात आई पे, यानी 3 बजे करीब हम वहाँ पहुँच गए। पड़ोस को नहीं, कोई पास को, कोई जेठानी नहीं, कोई चाची नहीं, कोई कुछ नहीं। जो भी ही रास्ता था, गली का लंबा रास्ता, सब अपने अपने दरवाजे खड़े थे सब। जो वो हमसे झूठ बोला उन्होंने कि हम हॉस्पिटल ले गए, पर ऐसा हमें लगता नहीं, क्योंकि बॉडी अगर हॉस्पिटल जाती तो हॉस्पिटल वाले बॉडी घर के लिए नहीं देते। लड़की को जो देखा होगा, जब जो बेड की चादर होती है उससे लिटा रखी, बल्कि जो खाट नहीं थी वो खटोला था जो बच्चे के लिए बिछा देते हैं, हल्की खाट जो उस पर लड़की लिटा रखी। जो वाकई केवल ये निशान थे, जैसे ऐसे पकड़ी वाकई जो ये निशान जो रस्सी पस्सी को थोड़ा जो वैसा जो है वो उन्होंने जो उतार के लगाया उस गले पर। जो पंखा होता है, पंखे की पंखड़ी पे कपड़ा बंधा हुआ है। हमें लगा कि भाई हम भी इतनी उम्र होगी हमारी भी, हमने तो कभी नहीं देखा कि फांसी पंखड़ी पे भी फांसी लग सकती है। जब मैं गई हूँ वहाँ कोई नहीं है, खाली मेरी बेटी पड़ी है। हम आप ही रो रहे हैं और आप ही चुप हो रहे, वहाँ ना कोई पानी दे भाभी। तो इन्होंने पीठ देखी, पर पुलिस दिखा नहीं रही उन्होंने। जो तो हमारी जो औरतन ने कहने जो पलटी दीवा दी, तो उसके जैसे कोड़े के दाग मार देते हैं ना, जो ऐसे कोड़े के निशान से, और ईंट को कोई घाव थे उसमें कमर में। सब भाग गए। जब इन्होंने ये काम नहीं करो हो तो ये भागे क्यों है? हुई रहते ना मौजूद। जब इन्होंने बेटी नहीं मारी मेरी तो तुम हुई रहते, वो मौजूद पाते। ये घर न तेरा, वो घर न तेरा, पराई थी तू तो पराई रहेगी, पराई थी तू तो पराई रहेगी। अभी भी दहेज हत्या को आत्महत्या बनाने की कोशिश ही करते हैं परिवार के, ससुराल के लोग। मेरी बच्ची का नेचर बहुत बढ़िया था, शील स्वभाव की थी, हर किसी का आदर सम्मान करती थी। मैंने उसे उसी हिसाब से पढ़ाया लिखाया। उसका जिस साल शादी करी उसका बीए फाइनल था, बीए फाइनल ईयर था उसका। हाँ जी, वो स्पोर्ट भी खेली थी। नर्स का मैंने कोर्स कराया था प्राइवेट से। वो प्राइवेट हॉस्पिटल नर्सिंग होम में वो जॉब भी करती थी। लेकिन मैंने शादी से 1 महीना पहले बंद करवा दिया। मगर बेटे अब तुम अपने ससुराल जाओगे, अपने ससुराल में जाके तुम्हारे ससुराल वाले अगर करवाते हैं जॉब तो करना, तो अपने घर में बैठना। मेरी बेटी ने कह दी कि मम्मी अब तू कहाँ तक पढ़ाएगी, इतनी मैं पढ़ ली, बस इतनी बहुत है। अब मम्मी तू शादी में भी लगाएगी, कहाँ से करेगी, कहाँ से ना करेगी। भैया मेरे छोटे हैं, पापा कहाँ तक करेंगे। पढ़ाई पूरी होगी बाकी ऐसा हमसे कही नहीं कि मैं कुछ करना चाहूँ मम्मी, कि मैं पढ़ना चाहूँ हूँ, कुछ नहीं। हमसे ऐसा कुछ भी नहीं कही। वन पढ़ाई बाकी मैंने पूरी करवा दी। इंगेजमेंट हुई थी 12 दिसंबर 2020। हल्की अंगूठी थी, इस वजह से बोले वो चुभ रही है हाथों में, तो आप ना देख लो इसको। उनका कहने का मतलब ये था कि आप इसको भारी करवा के दो। शादी हुई थी 1 मई 2021 में। अब उस बीच में बार बार ही उनकी डिमांड बढ़ती जा रही थी कि मेरे को दहेज चाहिए। दहेज में डबल बेड उन्होंने मांगा, डबल बेड बढ़िया वाला। मैंने मगा चलो ठीक है, डबल बेड दे दिया। LCD दी, स्मार्ट टीवी दी। मैं दे रहा था सिंगल डोर का फ्रिज, बोले नहीं मुझे डबल डोर का फ्रिज चाहिए।
कूलर और फ्रिज उन्होंने अपनी मनपसंद से खरीदा, मैंने उन्हें पैसे अपनी जेब से दिए, उन्हें नकद। शादी से 1 हफ्ते पहले ही जब पीली चिट्ठी जाती है तो उस टाइम पे उन्होंने एकदम से सडनली बोल दिया कि मेरे को 51,000 रुपये चाहिए। बात करके फिर एक ही नतीजा निकला कि देना तो है ही, कहीं बाहर जाएगा नहीं पैसा अपनी दीदी को ही देना है और आगे जाके काम ही आएगा उनके। मेरे को पता है और मेरे पापा को पता है, मम्मी को पता है, हम लोगों ने कैसे कैसे करके अपना PF तोड़ा, अपनी जमा पूंजी करी, रिश्तेदारों से पैसे लिए, लोन लिए, हर एक चीज़ इकट्ठी करके हम लोगों ने अपनी सिस्टर की शादी करी है। माँ बाप अपनी बच्चियों की खुशी खरीदने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा डॉरी देने के लिए तैयार है। हमारे यहाँ गांव के जस्ट बाहर ही प्रधान जी फार्म हाउस है। हमारी औकात नहीं थी, फिर भी हमने मतलब शादी के मतलब छोटी बहन है, लास्ट शादी है घर में लड़की की, तो अपनी औकात से ज़्यादा करते हमने फिर भी फार्म हाउस करा। वहाँ खाने पीने का भी बढ़िया अरेंजमेंट रखा। छोले भटूरे बर्फी नांदपूरी, मतलब जो टोटल चीज़ ही पटाखे सटाखे चौबिन पोबिन मैंने सारो ही करो। कोई चीज़ मैंने ऐसी ना छोड़ी कि उन्होंने को जो न्योकबान आवे कि हमने ये चीज़ ना मिली। मैंने कर्जा कर्जा ला कर नहीं आके मैंने शादी करी है। 2 लाख से ज़्यादा पैसा उठाया फालतू, जो कम से कम 10 से ऊपर बैठ गया मेरे से खर्चा। जो मैंने जंजीर तक की अंगूठी 3 अंगूठी दी है, सास को 5 7 चीज़ दी है, नंद को चीज़ दी है। मैंने 3 बेटिन को स्प्लेंडर गाड़ी दी, या को मैंने फैशन फिरो गाड़ी दी। माँ बाप के दिल में ये होता है बेटी का हित, बेटी का सुख, और उसको वो खरीदना चाहते हैं। तो ये सुख और हित वो कितना खरीद पाते हैं और कितना उसमें सार्थक होते हैं वो नहीं पता। नाखून के ये निशान तो लगे रहते थे, तो हम लोग पूछते थे कि मतलब ये नाखून के निशान क्यों लगे बेटा, तो वो छुपा लेते थे, मतलब नहीं बताते, हंस के बोल देते थे कि ऐसे ही मम्मी लग गए होंगे। वो अपने ससुराल वालों की किसी की एक बुराई नहीं सुनना चाहती थी, ना ही उसने कभी कहा आके कि मैं परेशान रहती हूँ या मुझे खाना नहीं मिलता, मुझे कभी नहीं ऐसा कुछ कहा। बल्कि अपनी मम्मी से ही कह देती थी, मम्मी देखो तुम भी शादी होकर घर में आई थी तो ससुराल में कैसे रहने पड़ता है, थोड़ा दबके ही रहने पड़ता है, ऐसे समझा देती थी। मेरी बेटी समझदार थी। मेरी बेटी ये तो बताती थी कि हाँ मुझे परेशान कर रहे हैं, हम बोलते थे कि आ जाओ, तो वो कहती थी अभी 3 महीने तो हुए हैं शादी को, ना वो लोग मुझे इतना अच्छा से जानते ना मैं जान पाई हूँ, अभी थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ना समझने में। लड़कियां अपने मायके वालों से सब कुछ अधिकतर छुपाती हैं। वो उनको ये लगता है कि बहुत कॉमनली मैं सुनता हूँ उनसे, वो कहती हैं कि हम अपनी टेंशन माँ बाप को नहीं देना चाहते। क्यों? क्योंकि मेरे पिताजी हैं, उनका बिजनेस नहीं चल रहा, या मेरे भाई ने पिताजी का पैसा बर्बाद कर दिया। लड़कियां इतनी ज़्यादा अनलाइक मेन सोचती हैं अपनी फैमिलीज़ के लिए आफ्टर मैरिज कि लड़के नहीं सोचते हैं इतना। आपका अपना माइंडसेट अगर बहुत ज़्यादा पेट्रियार्कल है, या आपको लगता है कि अगर बहू किसी के घर की आई है तो उनके ऊपर हमारा हक है, उनके फाइनेंस भी हमारे हिसाब से होने चाहिए, जैसे हम कहें हम डिक्टेट कर सकें, या उनके अंदर एक तरह का इनसिक्योरिटी या ईर्ष्या या ये वाला एस्पेक्ट कि फाइनेंशियली दूसरी साइड से वो पैसा एक्सट्रैक्ट कर सकें, खुद के ऊपर फाइनेंशियल इश्यूज़ हों, तो मेरे हिसाब से इन सब चीज़ों का मिश्रण ज़्यादा मैटर करता है। और ये लोअर मिडिल और हाई कहीं पे भी हो सकता है, बट ऑफ कोर्स लोअर तबके या मिडिल वाले में ज़्यादा पाया जाता है। एक दो बार हुआ था कि मतलब राहुल ने तन्नू को मतलब मारा पीटा। उसका फ़ोन आया कि भाई ऐसे ऐसे बात है कि ये मतलब मेरे साथ झगड़ा वगड़ा कर रहे हैं कि तुम मुझे ले जाओ, मुझे तो ये परेशान कर लगे ज़्यादा। तो हम गए, हमने वहाँ भी जाके समझाया राहुल को, भाई ऐसा नहीं करते। तो वो मतलब हमसे उल्टा बोलता था, हमसे भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता था। फिर हम उसके चाचा ताऊ को बुलाते थे, मतलब पूरी फैमिली को बैठाया था 1-2 बार। फिर एक बार वो राहुल ही लड़ाई झगड़ा हुआ था उनका आपस में, तो यहाँ घर छोड़ के हमारे घर के बाहर और लड़की को चला गया कि तू यहीं रह, मैं नहीं लेके जाऊँगा, तो जाओ।
कोई भी अपने करेक्ट माइंडसेट में या माइंड फ्रेम में किसी और इंसान को, जानवर को, किसी भी लिविंग थिंग को हार्म नहीं करेगा। तो ऑब्वियसली कोई ऐसा इंसान जो फिजिकली हर्ट कर रहा है, दे आर स्ट्रगलिंग विद अ मेंटल इलनेस, दे आर स्ट्रगलिंग विद अ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। बहुत केसेस में हमने ये भी देखा है कि मेल के माइंड में ये नॉर्मलाइज हो गया है। शायद उन्होंने अपने फादर को, ग्रैंडफादर को, चाचे ताऊ को, दोस्तों को, किसी को देखा है कि ये तो नॉर्मल है, वाइफ को तो मारा जाता है, वाइफ को पीटा जाता है, मेरा उस पर हक है। खाना नहीं 1-2 बारी दिया मेरी बेटी को, 1-2 बारी मारा तोड़ा भी है, लेकिन हमने पंचायत काट के छोड़ दिया। घर पर थोड़ा बहुत तो चलता ही रहता है। एक बार दिल में आया कंप्लेन करने के लिए, लेकिन हम लोग ये सोच गए समाज के हिसाब से रहे कि अब जैसे हमने रुकावट करी तो गली मोहल्ला वाले ये कहेंगे कि ये इनकी लड़की ही गंदी है। तलाकशुदा औरतों को या फिर जो लड़कियां वापस आ जाती हैं, इवन जो सिंगल अपनी चॉइस से रहना चाहती हैं, तो उनको लगता है कि औरत की सार्थकता, ये समाज को लगता है, ये है नहीं, समाज को लगता है कि औरत की सार्थकता वो पूर्ण तभी है जब वो शादी कर लेती है, वो एक अपना परिवार बसा लेती है और वो आगे उसको लेके चलती है, तो उनको लगता है कि इसकी सार्थकता नहीं। पिटाई अब अच्छा नो, जितना भी हमारा फर्ज है इतनी हम झेलेंगे, और जब तादासो आगे चल जाएगी बात तो वहाँ नहीं झेलेंगे। जिस दिन मतलब थप्पड़ अप्पड़ मार हैं, पता चले उसी दिन बेटी को घर ले आना चाहिए। देखिए हुआ क्या है ना, हमने वायलेंस को और डोमेस्टिक वायलेंस को कहीं ना कहीं जस्टिफाई किया है, क्योंकि पेट्रियार्किकल सोसाइटी, हम कहते तो हैं वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, पर कहीं ना कहीं आप देखिए अगर पति झगड़ालू है, उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, तब भी औरतों को कहा जाता है कि यार तुम कॉम्प्रोमाइज़ करो। अब कॉम्प्रोमाइज़ किसके लिए करो? बच्चों के लिए करो। अगर तुम भी अकड़ गई तो बच्चों का क्या होगा? तो बहुत सारे सवाल। देखिए केयर, जो पूरी केयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो औरतों पे, वो किसी भी मुकाम पे पहुंच जाए। हमारी कंट्री में अभी भी फीमेल को लेकर के संवेदनशीलता न तो ससुराल पक्ष की तरफ से और न मायके पक्ष की तरफ से उतनी है जितना प्रेफरेंस हर चीज़ में मेल पर्सन को दिया जाता है। मैंने अपनी दीदी को देखा है, तो अब मेरी भी इच्छा शादी से हट गई है कि मैं भी शादी करूं, क्योंकि अगर मेरे साथ भी कल को ऐसा होता है तो फिर वो मेरा जो मम्मी पापा हैं वो तो बिल्कुल ही टूट जाएंगे। समाज मतलब लड़कियों को दबा के रखना चाहता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि लड़कियाँ अपने लिए खुद आवाज़ उठाएं, लड़कों के बराबर अपने आप को समझें, अपने लिए हर चीज़ के लिए स्टेप उठाएं। अगर कुछ उनके साथ गलत हो रहा है तो वो ये ना सोचे कि और आगे के लिए गलत हो, लेकिन वो ये उसी टाइम उस चीज़ को दबा देना, तो उनके साथ आगे चल के ऐसा कुछ गलती ना हो। मुझे तो ये पछतावा है, अगर उनको नहीं रखना था तो हमारी बच्ची को वापस कर जाते। जिंदगी भर रहेगा, हमेशा याद आती रहेगी कि भाई उस दिन वो हमें कुछ बता देती तो ऐसा नहीं हो पाता, हमारे साथ रहती, यहाँ रहती। वो नहीं रखते तो हम अपने पास ले आते, यहाँ रखते उसको, रहती तो सही हमारे पास। कानून तो बहुत कड़ा बना, लेकिन धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको डाइल्यूट किया, कहा कि नहीं आप तत्काल गिरफ्तारी नहीं करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करके, ठीक है इन्वेस्टिगेशन करके गिरफ्तारी करी, पर गिरफ्तारी तो करिए, FIR तो लिखिए। पर अनफॉर्चुनेटली मैं तो यही कहूँगी कि जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में जितना डिले जस्टिस है उतना ही डिनाइड जस्टिस है लड़कियों के लिए, कि इतना करप्शन हमारे सिस्टम में है, आज भी है। जजेस फैसला नहीं दे रहे हैं, वकील एक के बाद एक मुकदमा लिखाता है क्योंकि उसको उससे लाभ होता है। अगर वो एक मुकदमे की जगह 5 बार खड़ा होगा तो उतने ही पैसे उसको मिलने वाले हैं। तो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के पीछे कारण क्या है? जिस लड़की की शादी हुई है उसके पेरेंट्स का कहना है हमने दहेज में ऑलरेडी वो पैसे दे दिए हैं, अब हमारे पास फ़ी देने के लिए क्लाइंट वकील के पास फ़ी हम देंगे, हमारे पास पैसे नहीं हैं। दूसरा, उसके बच्चे जो हैं फीमेल के, उनको कौन मेंटेन करेगा? तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उनकी लेना चाहता है, क्योंकि फीमेल जो मरी है, जिसकी डॉरी की वजह से डेथ हुई है, उसके पीछे प्रॉपर्टी तो नहीं थी, बहुत रिच तो नहीं थी जिसके लिए आवाज़ उठाई जाए। एक घर से दूसरे घर उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया, दूसरी फैमिली उसको कैसे कंसीडर कर रही है? हमारी बहू आई है, घर को मेंटेन करेगी, लेकिन उस पर्सन को वैल्यू क्यों नहीं दी जा रही है? ये सबसे बड़ा कारण है।